बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम ओड टू इंडोलेंस की समरी को डिस्कस करेंगे। इंडोलेंस का मतलब है सुस्ती। मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम इसकी समरी को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। By the spring of 1819, Keats had left his poorly paid job as a surgeon at Guy's Hospital, London, to devote himself to poetry. 1819 के मौसम बहार तक कीट्स लंदन के एक अस्पताल में दांतों के सर्जन के तौर पर काम करता रहा, लेकिन वहाँ से हासिल होने वाली मामूली आमदनी से उसका गुजारा नहीं होता था। इसलिए उसने ये नौकरी छोड़ दी और खुद को पोइट्री के लिए डिवोट कर दिया। However, very soon he felt that he could not fulfill his ambitions and meet his expenditures of daily life through poetry. ताहम जल्द ही उसने महसूस कर लिया कि महज शायरी के ज़रिए ना तो वो खुद को नमूर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है और ना ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके ज़रिए दौलत कमा सकता है। It is supposed that Ode on Indolence was written during a time when Keats was planning to devote himself to earning an income instead of composing poetry. ये ख्याल किया जाता है कि कीट्स ने ये ओड इस वक्त लिखी होगी जब वो शायरी को खैर बात कहकर किसी दूसरे ज़रिए से रोज़ी कमाने की सोच रहा था। In 1819, when Keats composed this ode, he was facing critical circumstances. His brother Tom had died of tuberculosis, brother George had got married and left him, and he himself was suffering from the same fatal disease of tuberculosis. 1819 में जब कीट्स ने ये पोइम लिखी तो उस वक्त उसे बहुत बुरे हालात का सामना था। उसका एक भाई टॉम टीबी की वजह से मर गया था और दूसरा भाई शादी करा के इन्हें छोड़कर चला गया था और खुद कीट्स भी अपनी ख़ानदानी बीमारी यानी टीबी से ही सफ़र कर रहा था। As a result, he was not in a position to marry his beloved and fiancée Fanny Brown. यानी इसी वजह से वो अपनी फियांसे फैनी ब्राउन से शादी करने की हालत में भी नहीं था। In May 1819, George requested him for financial assistance, but he had nothing to help his brother. अब 1819 में उसके भाई जॉर्ज ने उससे कुछ माली मदद मांगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कीट्स के पास अपने भाई को देने के लिए भी कुछ नहीं था। Keats was pauper from all sides, without means of income, without relatives and without peace of mind. कीट्स तो अब हर तरफ से मुफलिस था। उसके पास ना तो आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया था और ना ही उसके रिश्तेदार उसके पास थे और ना ही उसे ज़हनी सुकून हासिल था। The situation made him indifferent to all activities and fall prey to indolence means sloth. अब इस सूरत हाल ने उसे ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया और वो सुस्ती यानी इंडोलेंस का शिकार हो गया। Now let's start the summary of this poem. In the first stanza of the Ode on Indolence, the poet sees side views of three figures walking in a line hand in hand. Ode on Indolence के पहले बंद में शायर एक कितार में चलते हुए और हाथों में हाथ डाले तीन फीमेल फिगर्स को देखता है। They were looking as if carved on the side of a marble urn, because when the last figure passed by, the first figure reappeared, just as would happen if one turns the urn around and the carved figures again come back one's eyes. उसे उनके चेहरों की तरफ एक साइड ही नजर आती है, इसलिए वो उन्हें देख नहीं सकता कि ये कौन है। उनके अंदर उसे ये महसूस हो रहा था जैसे ये संगे मरमर के किसी मर्तबान पर बनी हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि जब आखिरी फिगर नज़रों से ओझल हुआ तो पहला फिगर दोबारा उसकी आंखों के सामने आ गया। यूं लगता था जैसे किसी ने मर्तबान घुमाया हो
और उस पर बनी हुई तस्वीरें दोबारा शायर के सामने आ गई हों। In the second stanza, surprising at their reappearance, the poet suspects that they plotted to keep him lie idle the whole day. पोइम के दूसरे बंद में वो उनके दोबारा जाहिर होने पर हैरान होते हुए शक करता है कि कहीं इन तीनों ने मिलकर उसे सारा दिन बेकार बिठाए रखने के लिए कोई साजिश तो नहीं की हुई। Then he describes that in the morning he was enjoying a comfortable sleep and drowsiness of the summer season. He liked this state of mind whose strong effect made his eyes and body insensitive to pain and pleasure. फिर वो बयान करता है कि सुबह के वक्त वो मौसम गर्मा की गनूदगी से भरपूर और आरामदेह नींद के मज़े ले रहा था। उसे उस हालत में रहना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इंडोलेंस के ताकतवर असर की वजह से उसकी आंखें और जिस्म के दूसरे हिस्से तकरीबन सुन्न हो गए थे और उसे ना तो दर्द का एहसास होता था और ना ही खुशी मिलने पर वो किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर कर सकता था। He does not like the presence of the figures which by haunting his mind spoiled his enjoyable drowsiness and also made him unable to do any work. Then they disappear. उसे उन तीनों फिगर्स की मौजूदगी नागवार लग रही थी जिन्होंने उसके जहन पर कब्जा कर लिया था, उसकी गनूदगी का मज़ा भी किरकिरा करा दिया था और उसे कोई भी काम करने से रोक दिया था। अब इसके बाद वो तीनों फिगर्स गायब हो जाती हैं। Now in the third stanza, the figures pass by for a third time. When they showed him their full faces for a moment, he at once recognized them as love, ambition, and poesy. Poesy means poetry. नज़म के तीसरे बंद में वही तीनों फिगर्स एक मर्तबा फिर उसके सामने आ जाते हैं। इस मर्तबा जब उन्होंने शायर को अपना पूरा चेहरा दिखाया तो उसने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया। उनमें से एक तो लव यानी मोहब्बत थी, दूसरी एम्बिशन यानी ख्वाहिश और तीसरी पोइजी मीन्स पोइट्री शायरी थी। He wishes to have wings to follow them. He declares that he loves poetry more than love and ambition, even though people criticize it bitterly. जब वो उसके पास से गुजरकर दूर चली जाती हैं यानी वो फिगर्स, तो वो शदीद ख्वाहिश करता है कि काश उसको पर लगे होते और वो उन तक पहुंच जाता। ताहम वो कहता है कि इन तीनों में से उसे सिर्फ शायरी ही पसंद है, अगरचे लोग सबसे ज़्यादा तनकीद शायरी पर ही करते हैं। In the fourth stanza, they again disappeared. He realizes that all the three passions of love, ambition, and poetry are useless for him. नज़म के चौथे बंद में वो तीनों फिगर्स फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ शायर सोचता है कि मोहब्बत, ख्वाहिश और शायरी तीनों किस्म के जज्बात इसके लिए बेकार हैं। He declares them inferior to the trance of indolence because it keeps him away from all kinds of worries and hard difficulties of life. वो उन्हें सुस्ती और गनूदगी की वजदानी हालत से कमतर समझता है क्योंकि ये हालत उसे तमाम परेशानियों और ज़िंदगी के तलख हक़ाइक़ से दूर रखती है। In the fifth stanza, the figures once again appear and again he feels disturbed because before it he was enjoying a pleasant sleep in a grassy lawn among a lot of flowers. The weather was cloudy with no rain. नज़म के पांचवें बंद में वो तीनों फिर वार्त होते हैं, फिर सामने आ जाते हैं और शायर एक मरतबा फिर परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी आमद से कबल यानी उनके आने से पहले वो सरसब्ज घास के मैदान जिसमें हर तरफ फूल बिखरे हुए थे में मज़े की नींद सो रहा था। इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी।
In the warmth of May, a grapevine had entered his window and a bird was also singing there. मई की गर्मी की वजह से अंगूर की एक बेल ज्यादा बड़ी होकर उसकी खिड़की में घुस आई थी और इस वक्त एक परिंदा भी नगमे सुना रहा था. In the sixth stanza, the poet calls the figures ghost and asks them leave him alone. अब छठे बंद में जो शायर है इन तीनों फिगर्स को भूत कहकर पुकारता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है. He clarifies them that he is not a sentimental fool which could be pleased and spoiled merely by praise. अपने बारे में वजाहत करते हुए अब शायर उन्हें बताता है कि वो ड्रामों में बगैर मुआवजों लिए काम करने वाले जज्बाती अहमकों की तरह नहीं हैं जिन्हें महज थोड़ी सी तारीफ मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं. He urged them to disappear and find their place on the earth. वो उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और मशवरा देता है कि वो किसी मर्तबान पर अपनी जगह ढूंढें. Calling them phantoms, he asked them to vanish into the clouds and never returned again to disturb him, because the passions of love, ambition, and poetry are entirely useless for him, and he cannot get benefit from them. शायर उन्हें एक मर्तबा फिर भूत कहकर यानी फैंटम्स कहकर पुकारता है और उन्हें यहाँ से दूर जाकर बादलों में गुम हो जाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो उसे परेशान करने के लिए फिर कभी मत आए क्योंकि मोहब्बत, ख्वाहिश और शायरी के तीनों जज्बे इसके लिए बेकार हैं और वो उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता. इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.